नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान और अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फ़रहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का सूरते शौक़ आँख में भर लें। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन मोहतरम, आज के मुकालमा के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपको उर्दू अदब की उन शख्सियात से करीब करता है, उनके रूबरू लाता है कि आप उनके साथ नज़र का, समात का एक राबिता पैदा करते हैं। आज तक कई और शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई इस प्रोग्राम के ज़रिए और आज जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है आपके रूबरू करने का, वो हैं जनाब चंद्रबान ख़याल। चंद्रबान ख़याल साहब को लोग शायर की हैसियत से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन सहाफ़ी की हैसियत से भी एक दुनिया उनको जानती है और सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बात जो है, उनकी ज़िंदगी एक जद्दोजहद का एक मरक़ा है, एक सिलसिला है, एक सफ़र है जो उनकी शायरी में भी नज़र आता है, उनकी सहाफ़त में भी नज़र आता है और ग़ालिबन आपको उनके चेहरे पे, उनकी दाढ़ी में, उनकी जबीं पे शिकनों की सूरत में भी नज़र आएगा। जनाब ख़याल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल। इस प्रोग्राम में आप ज़रा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से अपना सफ़र शुरू करते हुए दिल्ली की तरफ अपना आना हमारे नाज़रीन के सामने मुख्तसरन पेश कीजिए। होशंगाबाद से और दिल्ली तक के सफ़र का मामला है जी। सतपुड़ा के जंगलों से हाँ। शहर मीरो गालिब तक का जो सफ़र है और उसके बीच में बहुत सी नदियाँ, पहाड़, नशेबो पगडंडियाँ, पता नहीं क्या क्या शाहराहें, खारजार और गुलजार, बहुत कुछ देखने को मिला है। बिल्कुल एक मामूली से ख़ानदान में, हिंदू सनातन धर्मी जी ख़ानदान में, गरीब ख़ानदान में मेरा जन्म हुआ। बाबई एक मकाम है होशंगाबाद ज़िले में जी। और ये हिंदी अदब के हवाले से अगर इसका जिक्र करें तो बड़ा नाम है बाबई का। डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ के, इनका जन्म यहीं इसी बस्ती में हुआ था और आप जानते हैं कि वो मुजाहिद आज़ादी और जिन्हें हिंदी वाले तो साहित्य देवता के नाम से साहित्य देवता हैं और बाबई को भी लोग साहित्य नगरी कहते हैं, उन्हीं के हवाले से जिक्र करते हैं। तो उस बाबई बस्ती में मेरा भी जन्म हुआ है, इस लिहाज से मैं अपने आप पर फ़ख्र करता हूँ। वहाँ मेरी तालीम हुई, हाई सेकेंडरी मैंने वहीं से हिंदी स्कूल से पास किया। इसके बाद होशंगाबाद आया। होशंगाबाद में मेरा नर्मदा कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। 2-2.5 साल गुजरे और उसके बाद में फिर 66 में दिल्ली आ गया। यहाँ पर भी बस इत्तेफाक कहिए कि बस उर्दू ज़बान से लगाव था और सोचता था कि दिल्ली जाऊँगा तो शायद इस मैदान में कुछ काम कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल बंजर इलाका था उर्दू के लिहाज से। बहरहाल जब यहाँ आया तो
शुरू में चूंकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मुझे कोई जानता, एक शख्स थे जो मुझे गांव के थे, मेरे बस्ती के थे, उनके पास जब आया तो उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा किसी तरह से। फिर मैं मुस्तर साहब, पंडित रामकृष्ण मुस्तर, जो मिलाप अखबार के मैगजीन एडिटर हुआ करते थे, बड़े आलिम, पर्शियन के बहुत बड़े स्कॉलर, बिल्कुल बड़े शायर, और उर्दू के बड़े शायर, बुलंदशहर के बहुत बाज़ौक़ और बड़े नफीस इंसान थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी मोहब्बत करने लगी। हालांकि वो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या देखा मुझ में, तो बड़ी शुरू से ही, पहली मुलाकात से ही वो मुझे अजीज़ रखा उन्होंने, और काफ़ी मुझ पर मेहनत भी की। मेरी ज़बान भी मेरी ठीक हुई तो उन्हीं की बदौलत ठीक हुई, उनसे मिलना जुलना सारी चीज़ें। और फिर जो कुछ भी मुझे दिया है वो मुस्तर साहब के, इसके पहले तो मैं बिल्कुल कोरा कागज़ था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो यहाँ आके धीरे धीरे शुरू हुआ मेरा लिखने पढ़ने का सिलसिला। तो उन्हीं दिनों जब मैं नौकरी छोटी मोटी करता था तो कुमार पाशी से मेरी मुलाकात हो गई, मखमूर सईदी साहब से मुलाकात हुई, परवाना रज़ौलवी साहब, हयात लखनवी साहब, ये सब लोग ऐसे, एक उनसे जब मुलाकातें हुई तो उन्होंने कहा यार तुम नौकरी, तुम्हारे लिए कोई अच्छी मुलाजमत चाहिए। तो सहाफ़त बस इत्तेफाक से वो सहाफ़ी बना हूँ, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सहाफ़ी बन जाऊँगा। तो वहाँ पर पहले शुरुआत रही। तो सवेरा जो जमनादास साहब, मैंने उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और देखा कैसे होती है सहाफ़त, क्या चीज़ होती है और किस तरह से काम किया जाता है। बड़े आलिम आदमी थे और बड़े ज़हीन इंसान थे। और यशपाल कपूर साहब उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखते थे, उर्दू सहाफ़त से बड़ी उनको मोहब्बत थी, रग़बत थी, लगाव था। तो वो चाहते थे कि यहाँ से अखबार निकले, कौमी आवाज़ को उन्होंने निकाला यहाँ से। और मुझे जब ले गए मुस्तर साहब, हयात साहब, भाई ये लड़के को उसको नौकरी चाहिए। ख्याल था आपने उर्दू सीखी कहाँ? जो कोई ऐसे इलाके के रहने वाले वहाँ लोग नहीं जानते थे। हाँ साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दिलचस्पी से इनको अब मैं आपको, मैं जब ग़ालिबन दिसंबर 1962 की बात है कि चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तो पूरे हिंदुस्तान में एक वतन परस्ती का एक जज्बा लोगों में था, जोश था। और हिंदुस्तान के लोग नेहरू जी की क़यादत में उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जलसे, जुलूस और अपने तकरीबात और मुशायरे और कवि सम्मेलन, ये सब कुछ हुआ करते थे। एक मकसद था लोगों का, किसी तरह से हम मुत्तहद रहें और वतन के तय अपनी जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करें और ईंट का जवाब पत्थर से दें, ऐसा जज्बा था उस ज़माने में। तो मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। कवि सम्मेलन स्कूल में जब रखा गया तो दूसरों की देखा देखी मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया कि भाई मैं भी एक कविता पढ़ूँगा। अब नाम तो लिखवा दिया, लेकिन कविता कहाँ से लिखूँ? मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था, ना कोई मेरे घर में ऐसा था जो मुझे बता सकता, रहनुमाई कर सकता। बड़ा परेशान 2 दिन रह गए कि किस तरह से मैं कविता पढ़ूँ। नहीं पढ़ूंगा और नहीं जा पाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। रात में लेटे लेटे ख्याल आए क्यों ना यार ये अपना जो है गाना, कोई फिल्मी गाने पर एक गाने की मुखड़ा मेरे जहन में आया और इसी पर कुछ लिखा जाए। तो इत्तेफाक से मैंने वो गाना पूरी रात जाग करके वो लिख लिया, उसका पैरोडी तैयार कर ली। मुझे अभी तक याद है उसका कि हम तो अपने देश पर कुर्बान हैं, चीन वाले जाने क्यों नादान है। तो इस तरह का वो लिख करके अच्छा मतलब हाँ, ये तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर बाद में गज़लें कहने लगा, क्योंकि ज़बान तो हमारे यहाँ जो बोली जाती है लोकल बुंदेलखंडी, उसमें उर्दू के अल्फाज ज़्यादा मिक्स ज़बान है, हिंदुस्तानी है। आज भी उर्दू के अल्फाज थोड़ा बहुत तब्दीली आ गई है, लेकिन आज भी देखा जाए तो उर्दू की जड़ें बड़ी गहरी हैं वहाँ के इलाके में पूरे। तो हिंदी के एक शायर थे ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, उन्होंने मेरी मतलब गज़लों का देखना शुरू कर दिया, कुछ कहा। लेकिन एक दिन उन्होंने बड़ी कहा कि बेटा तुम जो भी लिख रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम जानते हो उर्दू का माहौल नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उर्दू में अगर शेर कहना है तो उर्दू ज़बान आनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं आती। फिर यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी कोई हौसला अफजाई कर सके, कोई तुम्हारी रहनुमाई कर सके या कुछ कर सके। तो क्या करोगे इस तरह से? वक्त ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लिहाजा तुम हिंदी में लिखना शुरू करो। हिंदी में गीतों, उस ज़माने में गीत बहुत कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में गीतों का बड़ा ज़माना गाए जाते थे।
कहा हिंदी में अगर तुम लिखना शुरू करो तो मुमकिन है तुम्हारे लिए कोई मकाम मिल जाए, और उर्दू में तो मेरी समझ में कुछ आता नहीं। अब ये बात मुझे बड़ी दिल में चुभ सी गई, लेकिन उर्दू जहन से निकलती नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ बुजुर्गों को तलाश किया, जो वहाँ के जो मुस्लिम हजरात थे उन सब गया, उनके उर्दू जानने वाले तो वहाँ पता चला कि बस्ती में कोई उर्दू जानता ही नहीं। कोई बुजुर्ग उर्दू नहीं जानता। उन्होंने कहा भाई हमें तो उर्दू आती नहीं, हमें तो हिंदी में नहीं आती, आप उर्दू की बात कर रहे हैं। बड़ा मायूस हुआ। तो मैंने सोचा कि मस्जिद के इमाम के पास चलने चाहिए, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। तो मैं इमाम साहब के पास गया, तो बेचारे बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देखते रहे। फिर उनका बेटे मैं तो हाफिज़ कुरान हूँ, उर्दू नहीं, कुरान पढ़ा सकता हूँ, कुरान पढ़ा सकता हूँ, उर्दू तो मैं भी नहीं जानता। अब इतना मुझे आप शौक हुआ, एक बड़ी तकलीफ हुई मुझे कि इस बस्ती में कोई उर्दू पढ़ाने वाला नहीं है, मैं उर्दू कैसे सीखूंगा। उन्हीं दिनों भोपाल में एक शादी की तकरीब थी हमारे रिश्ते में किसी साहब के यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे को भेजा था। लौटते वक्त मैं स्टेशन पर बुक स्टॉल जो है वहाँ पर मैं यूँ ही नज़र दौड़ा रहा था, तो एक किताब में, छोटी सी किताब, उस पर लिखा हुआ था हिंदी उर्दू टीचर। मैंने वो किताब फ़ौरन ख़रीद ली 50 पैसे, और जब घर आया तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा खजाना मैंने हासिल कर लिया है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ बहुत मुतमईन होकर घर आया, और मैंने उसी दिन जैसे ही आया वहीं से फिर मैंने दिन रात उसी किताब की मदद से मैंने उर्दू सीखी बगैर किसी उस्ताद के। बहुत बड़ी। और आप यकीन जानिए कि 2 महीने के अंदर मैं फिर शमा खरीद के लाया होशंगाबाद से अपने रेलवे बुक स्टॉल, तो शमा खरीद के मैंने पढ़, और वही ले वो फिराक साहब की एक नज़्म थी उसमें, वो ले जाके नज़्म मैंने अपने ठाकुर साहब को सुनाई। वो हैरान कि आपने कैसे ये, और फ़ख्र भी उन्हें बहुत अरे एक तरह से वो मसरत से भी भर गए कि देखिए इस लड़के ने क्या कहा। उन्होंने कहा अगर ये जज्बा है तुम्हें तो यकीनन तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ख्याल साहब आप जिक्र कर रहे थे कि उर्दू आपने कैसे सीखी, और ख़ुद ही सीखी हिंदी उर्दू टीचर की मदद से, और जिस इलाके से आप थे कोई वो जानने वाला नहीं था उर्दू। मैं ये चाहूँगा कि आप वो जो सवानी ही कुछ वाक़यात हैं आपने उनका जिक्र किया है, जैसे आप कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, या किसी कमरे में आपके वालिद आए, तो फिर वो वाक़या ज़रा जब वापसी का सफ़र हुआ उसको ज़रा नाज़रीन के लिए आप दोहराइए। वो ज़माना जो था मेरी तालिब इल्मी का ज़माना या मेरे बचपन का ज़माना बड़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था। हम 9 बहन भाई थे, सबसे बड़ा मैं था, 4 बहनें और 5 भाई, और गरीबी। वालिद साहब चाहते थे कि बेटा पढ़े, और मेरे दिल में भी पढ़ने का जज्बा था। तो होशंगाबाद में मैं किराए के एक मकान में रहा करता था, एक कमरे का मकान था, उस पर 12 रुपये महीने के किराए के मकान में मैं रहा करता था। तो उसमें भी बड़ी तकलीफ़ों का ज़माना था। थोड़ा सा पैसा मिलता था, राशन पानी घर से मैं ले आता था, बाकी फ़ीस मेरी माफ़ थी। ये बड़ी अच्छी बात थी कि मेरी फ़ीस नहीं लगती थी। और वहाँ के उस कॉलेज के मालिक जो थे डॉक्टर रामलाल शर्मा साहब, शहर के रईस थे, और कॉलेज उनका था, और गरीब बच्चों की वो फीस माफ़ कर दिया करते थे। ये बड़े दिल वाले आदमी थे। तो वहाँ मैं आखिरी दिन जो होते थे, महीने के आखिरी दिन, वो बड़ी तकलीफ में, सिगरेट पीने का शौक लग गया था, सिनेमा देखने का भी था, सब कुछ था। और राशन जो था, मैं आखिर में जो होता था राशन बेच करके अपने सिगरेट वगरेट पी लिए करते थे कभी। तो उन्हीं दिनों में मेरे वालिद साहब किसी मुकदमे के सिलसिले में होशंगाबाद आए। तो वो मैं तो अपना बैठा हुआ था नर्मदा के किनारे भूखे, सारा दिन से कुछ खाया नहीं था, चाय तक नहीं पी थी, वो परेशान थे। आप याद कर रहा था किस दोस्त के यहाँ जाया जाए आज रात का खाना मिल जाए, ये सोच रहा था। फिर बहरहाल मैं घर जब आया तो देखा कि वालिद साहब बैठे हुए हैं, साइकिल, तो उनकी साइकिल मैंने अंदर कमरे में बैठाया, खाना वो लेके आए हुए थे। दोपहर को खाने का मौका नहीं मिला, तो हम दोनों ने फिर खाना खा थोड़ी तसल्ली हुई आराम से। फिर पता नहीं क्यों जब वो बाहर किसी काम से गए तो उनकी जेब मैंने टटोली, तो उसमें 2-4 बीड़ी, माचिस और 2 चवन्नियाँ रखी हुई। तो मैंने वो दोनों चवन्नियाँ निकाल ली और बाहर आ गया। वो अपने घर में ही रहे, कमरे में रहे। आके पहले चाय पी, फिर 2 सिगरेट खरीदी, वो पिए। ये वो नर्मदा के साहिल पे जाके फिर बैठ गया मैं, 2 घंटे गुजारे। उसके बाद फिर सुबह फिर मैं उनके साथ
जी। जब आने लगा तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होशंगाबाद से बाबई के बीच में एक तवा नदी पड़ती जी। है, बहुत चौड़ी नदी है, रेत ज़्यादा है, पानी कम है। उस पर पॉन्टून पुल बना करता था उस ज़माने में, बरसात में वो ढह जाता था, बाद में और वैसे वो बंद। तो उस पर गुजरने के लिए टोल टैक्स लगा करता था 25 पैसे साइकिल वालों से, पैदल वालों से कुछ नहीं लेते थे, लेकिन साइकिल वालों से 25 पैसे और चवन्नी चार आने लिया जाते थे। और उसके और भी होगा, मगर मुझे उसी का ध्यान है जी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे अचानक ध्यान आया कि मैंने तो अपने वालिद की जेब से सारे पैसे निकाल लिए, अब क्या होगा। अब वो भी मैंने उन्हें पहले बता दिया, जब जेब में हाथ डालते इससे पहले ही वो समझ गए कि, और वो जानते थे कि मैं किन परेशानियों में हूँ, रहता हूँ यहाँ पर। तो वो जो पर्ची काटने वाला है, तो मेरे वालिद ने खुशामद की उसकी, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, और किसी तरह से हमें आज जब लौट के आएंगे तो दोबारा जब आए तो हम दे देंगे, उधार कर लीजिए। अब वो तो सुबह सुबह उसका ऐसा ग्राहक आ गया जो सुबह सुबह उधार करने वाला, तो उन्होंने गाली गलौज करने लगा। वो था, मैं ज़रा बोलना चाहता, लेकिन वहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए थे और डंडे वंडे वाले जो ठेकेदार के आदमी होते हैं, तो हमारे वाले ने कहा चुपचाप रहो। जो भी काफ़ी देर तक बैठे रहे काम के नीचे, कोई जानने वाला आए तो उससे मांग लें पैसे और चले, लेकिन कोई नहीं आया, जानने वाला कोई नहीं था। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया, मैंने कहा भाई कुछ ऐसा रास्ता बता दो ताकि हम ये नदी पार कर सकें, क्या करें, हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, 1 फरलांग दूर तक जाओ किनारे किनारे, और वहाँ से फिर क्रॉस करो बगैर उसके पानी से निकलो। ये भी ठीक है। गए हम, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, साइकिल खींचना, रेत में चलना, पानी तो खैर ज़रा सा था, इतना टखनों तक था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर इस तरह से बड़ी मुश्किल से हम वो पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो फासला तय किया, और फिर थके हारे किसी तरह से हम घर पहुँचे। तो इस तरह की, लेकिन उसने ये हुआ कि वो जो जिल्लत हुई उस वक्त, जिस तरह का उसका रवैया था ठेकेदार के आदमी का, उसने मेरे दिल में बड़ी हलचल पैदा कर दी। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जिसने फिर इतने इनकलाबात जो हुए हैं ज़िंदगी में कि बस अब मैं उनका क्या जिक्र करूं। ये है कि बहुत कुछ फिर तब्दीली आई उसके बाद। तो इस तरह से गुजरी है ज़िंदगी। तो बहुत लोगों पे ऐसा होता है कि ऐसा छोटा सा वाक़या ज़िंदगी बदल देता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यकीनन करमचंद ने मिट्टी के सनम में ये बात लिखी है, और बहुत सारी बातें। ख्याल साहब, आप असल में अपनी यानी मर्जी के बावजूद आप सहाफ़ी नहीं बने, इत्तफाक से बन गए, लेकिन फिर भी आप अच्छे खासे अहम सहाफ़ी रहे, अहम अखबारात से रहे जी। तो मैं मौजूदा सूरत हाल और उर्दू की सहाफ़त पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे मुकालमा के किसी क़िस्त में कोई सहाफ़ी तशरीफ़ नहीं लाए। मैं 2 बातें तो पूछना चाहता हूँ कि आपने जब सहाफ़त शुरू की उस वक्त और आज की सहाफ़त में क्या फ़र्क है, और सहाफ़त की ज़ुबान यानी अखबारात की ज़बान क्यों ख़राब होती जा रही है, बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त से हमारा मकसद है। अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि मैं भी पिछले 35-40 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। तो जहाँ तक उस ज़माने की सहाफ़त और आज की सहाफ़त में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो गया। उस वक्त मिशन था, उर्दू सहाफ़त एक मिशन, और मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनकी निगाह में तो बिल्कुल खिदमत खल्क, पैसा कमाना मकसद नहीं था उनका। फ़िक्र तौसीफ़ी साहब, रणवीर साहब, इशरत अली सिद्दीकी साहब, जमनादा सख्तर साहब, और इस तरह के और भी बुज़ुर्ग जो थे, वो मखमूर जालंधरी साहब, ये लोग गज़ब के लोग थे। इनके यहाँ पैसा कोई अहमियत नहीं रखता था, जो काम करते थे पूरी ईमानदारी के साथ में। अरे वो सहाफ़त ईमानदारी का दौर था, वो सहाफ़त, और सच्ची सही मानों में देखा जाए तो वही सहाफ़त थी। अब तो कारोबार का मामला है, सारी चीज़ें कारोबारी हो गई हैं। इसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि अब जो हम कहते हैं उर्दू सहाफ़त, तो मैं तो इसे उर्दू सहाफ़त मानता ही नहीं ईमानदारी के बाद। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद में किसी उर्दू अखबार से जुड़ने की नहीं, मुझे ऑफ़र आई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि अब उर्दू सहाफ़त नहीं रह गई, बल्कि एक अजीब व गरीब मामला होगा। एक तो उसे उर्दू सहाफ़त, देखिए उर्दू ज़बान जो है उसका किरदार जो है वो खालिस सेकुलर बेशक, और जब जिस ज़बान का किरदार सेकुलर है तो उस ज़बान की सहाफ़त का किरदार कैसा होना चाहिए? सेकुलर ही होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। अगर ये सेकुलर किरदार नहीं रहा इसका,
तो उर्दू भी खत्म हो जाएगी और उर्दू सहाफत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं रहेगा। जिस उर्दू से हम प्यार करते हैं वो जिस तो खत्म उर्दू हो से हम जाएगी। मोहब्बत करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हम उसके किरदार को जी कायम बरकरार रखें। रखें। ख्याल साहब, मैं आपकी एक नज्म की बहुत शोहरत रही, जी लौलाक की, और उस नज्म की बहुत शोहरत हुई, हिंदी में भी उसे कुछ जगह तर्जुमा किया गया। उसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, दुनिया में ऋषि मुनि, पैगंबर, अवतार, आलिम, फाजिल और पीर, पैगंबर, सब लोग, बहुत से लोग पैदा हुए हैं, एक लंबी फहरिस्त है और हम सब उनका एहतराम भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस माशरे को कुछ ना कुछ तो दिया ही है। लेकिन सबसे एक अलग शख्सियत जो मेरी निगाह में, और वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जो भी बुराइयां हैं, हमारे माशरे में जो लानतें हैं, जो खराबियां हैं, उनको बड़ी सादगी से, बड़ी इनकिसारी के साथ में, बड़े हौसले और अज़्म के साथ में और कम से कम मुद्दत में हटा देना और एक ऐसे नए माशरे की को तश्कील देना जो अपने आप उसकी बुनियाद डालना, ये कोई मामूली काम नहीं था। और ये सब कैसे हुआ है? अमल से। जी मैंने जैसे पहले कहा कि लोग बहुत से बुजुर्ग हुए हैं हमारे, उनकी इल्मियत पर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता बेशक, उनकी अजमत पर कोई सवाल नहीं। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा शख्स दुनिया में आया जिसने कहा कि भाई मैं तो आप लोगों की तरह ही हूँ, आप जैसे ही चलता फिरता हूँ, आप जैसे हंसता हूँ, रोता हूँ, आप जैसे खाता पीता हूँ। बस ये है कि अल्लाह ने मुझे कुछ बातें जी हिदायत के तौर पे कही हैं और मैं उन पर अमल कर रहा हूँ, और हो सके अगर आप भी कर सकते हैं तो इस रास्ते पे चल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये खुशहाली का रास्ता है, ये अमन का रास्ता है। ऐसा शख्स कि उस ज़माने में एक नफ़रत और एक तशद्दुद के तूफ़ान का मुकाबला जिसने मोहब्बत से और अमन से किया हो, इनकिसारी के साथ किया हो, सादगी के साथ किया हो, पूरी तरह कामयाब हुआ हो, मुझे ऐसा शख्स दुनिया में कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। बेशक। मैंने अपने गांव में इस ज़माने में देखा है कि बहुत सी बुराइयां मैंने देखी जिन्हें उन्होंने 1400 साल पहले ही ख़त्म कर दी। गरीबी अमीरी क्या चीज़ होती है मिटा दिया, ऊंच नीच को मिटा दिया, ज़ात बरादरी को मिटा दिया, नाइंसाफ़ियों का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया, सबके साथ में बराबरी के मसावात का पैगाम जो आदमी लेके आया, जो शख्स लेके आया, वो कोई मामूली, और बहुत कम मुद्दत में जिसने सब कुछ यानी अपने अमल से करके दिखा दिया कि ये हो सकता है, हम इसको हकीकत में बदल सकते हैं। जो पैगाम है उसको सिर्फ पैगाम नहीं रहने दिया, बल्कि उसको हकीकत में बदल दिया, अमलन पेश किया। तो ये बस मेरे वहीं से मुझे तहरीक हुई, ऐसी हमसायगी और ये सब जो कुछ। जी तो वहाँ से जो सब चीज़ें हमें मिलती है, तो ये तो ऐसी शख्सियत तो मैंने देखी नहीं। फिर मैंने अज़्म किया नज़्म लिखने का, और उस वक्त भी बड़ी मुश्किलें आई। लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने, कुमार पाशी को छोड़कर, कुमार पाशी ने मेरी हौसला अफजाई की कि नहीं तुम लिखो, जबकि दूसरे में बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं बताता, उन्होंने कहा तुम कहाँ ये कर रहे हो, मुसीबत मोल ले रहे हो, हाले तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम जरा सा अगर स्लिप कर गए तो तुम पता नहीं क्या होगा। मत करो ये काम, शायरी करो। गालिब ने हिम्मत नहीं की, तुम किस खेत की मूली। डराया मुझे लोगों ने, लेकिन मुझे तो मेरे दिल में था, जज्बा था, एक अकीदत थी। नहीं, और आप कामयाब हुए, और मैंने किसी तरह से ये तो सब और ख्याल से तौफीक इलाही है, इसे मैं अपनी कोशिश नहीं कहता, अपना कोई हुनर नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं ज़्यादा। अभी भी आप मुझसे, मैं बहुत सी बातें नहीं जानता, कोई मैं माहिर तो हूँ नहीं, इस्लामियात का माहिर हूँ ना, नहीं ऐसा कोई दावा आपने किया भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि हो गया एक काम, बस ये है मेरे, आपने ये काम दिल से किया है, दिमाग से नहीं, दिल से, बस ये जो भी है वो आपके सामने है। ख्याल साहब, आपसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही, लेकिन चंद्रभान ब्राह्मण से लेके चंद्रभान ख्याल तक सबने गजल जरूर कही। जी जी जी। और मुझे मालूम है कि आपने भी कुछ गजलें कही, मैं चाहता हूँ कि चंद अशार मरहमत फरमाएं। जी 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 बिल्कुल। जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब
वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। वक्त और हालात पर सुभान अल्लाह। क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। और एक शेर और मुलाजा फरमाएं कि शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। वाह 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 वाह। वाह। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। और एक शेर और देखिएगा कि तुम किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना। तुम किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना। किसी मजलूम की आवाज बनकर गूंजना, याद मेरी जब तुम्हें शिद्दत से तड़पाने लगे। बहुत अच्छा। याद मेरी बहुत उम्दा पैगाम जब तुम्हें शिद्दत से तड़पाने लगे। और दो तीन शेर और एक गजल के सुन लीजिएगा। इरशाद। कि मैं जहां जाऊं मेरे साथ चले सन्नाटा। मैं जहां जाऊं मेरे साथ चले सन्नाटा। मैं जहां जाऊं मेरे साथ चले सन्नाटा, मेरी आंखों में लगातार जले सन्नाटा। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी आंखों में लगातार जले सन्नाटा, और सुबह आती है दबे पांव चली जाती। सुबह आती है दबे पांव चली जाती। सुबह आती है दबे पांव चली जाती है, घेर लेता है मुझे शाम ढले सन्नाटा। बहुत अच्छा है। सुबह आती है दबे पांव चली जाती है, घेर लेता है मुझे शाम ढले सन्नाटा। और देखिएगा एक शेर और कि भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए। भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए। भागती भीड़ के कदमों से लिपट कर रोए, वरना हर सुस्त मुसाफिर को छले सन्नाटा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल साहब। बहुत जी तो चाहता है कि आपसे और गजलें और कलाम सुने जाती है, लेकिन वक्त की कमी है। फिलहाल नाजरीन, मुकालमे की इस किस्त में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुका